नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज हम 50 टॉप स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 10 प्रश्न हिस्ट्री के, 10 ज्योग्राफी के, 10 पॉलिटी, 10 साइंस, 5 इकोनॉमिक्स और 5 करेंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्कैन कर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो यहाँ पे बंदरगाह नगर पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन लिख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। देखिए, लोथल जो है गुजरात के सिंधु घाटी का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारी केंद्र था। यहाँ एक संरचित डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। इसका और देखें तो इसका जो संबंध भारत से भी था, यानी कि विदेशी व्यापार होता था। इसमें ऑप्शन में और देखिए, हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में जानिए कि यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, पाकिस्तान में है। यहाँ से जो है एक बृहत अन्नागार मिला है। इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। ये पहला शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का जो है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। यहाँ से जो प्रमुख स्मारक है वो है बृहद स्नानागार और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की है, कांसे की। लोथल अभी देख लिए। कालीबंगा राजस्थान भारत में है और ये यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य और ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में मुख्यतः किस देव को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है? तो ऑप्शन हो गया विष्णु, शिव, इंद्र और ब्रह्मा। तो ऋग्वैदिक कालीन में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। तो महत्वपूर्ण देवता थे तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं को सर्वाधिक सूक्त और इज्जत प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र। इसमें ये जो विष्णु और ब्रह्मा जो है वो बात के देवता हैं, लेकिन शिव जो है इनका जिक्र आपको सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलता है। किसमें? एक आद्य शिव या पशुपति बोलते हैं।
पशुपति। तो इनका जो पूजा है बहुत पहले से हो रहा है, ऋग्वेद के काल के पहले से ही। तो वैदिक कालीन जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण अग्नि है। चलिए, इनको जो है युद्ध का, वर्षा का, वीरता का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सम्राट अशोक के धम्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन बी नैतिक सामाजिक आचरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करना, और चौथा डी है कर वृद्धि करना। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक सामाजिक आचरण को बढ़ावा देना। इसका देख लीजिए व्याख्या। तो अशोक का धर्म जो है नैतिक आचरण, सहिष्णुता, दया, अहिंसा, प्रजा कल्याण पे आधारित है। ये केवल बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में नहीं समझना चाहिए। चलिए, इसमें जो देखते हैं कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो अशोक जो है 261 BC में कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध हुआ। इसमें युद्ध की विविधता को देखते हुए इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और ये जो है भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म नीति अपना लिया। भेरी घोष क्या है? भेरी घोष बेसिकली क्या है, युद्ध के जरिए किसी राज्य पर अधिग्रहण करना, किसी राज्य को अपने कब्जे में ले लेना, भेरी घोष की नीति है युद्ध के माध्यम से। धम्म की नीति है अहिंसा से, सहिष्णुता से, मदद कर, सर्वधर्म संभाव के। तो ये सब है आपका धम्म नीति। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए कि कलिंग युद्ध का जो जिक्र है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 13वां शिलालेख में जो है युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राचीन भारत में नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है समुद्री बंदरगाह, ऑप्शन बी है बौद्ध शिक्षा केंद्र, और ऑप्शन सी है लौह उद्योग, और ऑप्शन डी है सैन्य छावनी। तो नालंदा को सभी जानते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा केंद्र। इसका व्याख्या देख लीजिए। तो नालंदा बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जहाँ भारत और विदेशी विद्यार्थियों के विद्वान आते थे। चलिए, इसमें जानने लायक बात यह है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना है गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और इसमें 7वीं शताब्दी में हेनसांग एक चीनी यात्री आया था जो यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था, चीनी यात्री। इस समय हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन का शासन था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति थे शीलभद्र, ये थे उस समय के कुलपति। तो ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। गुप्त काल को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भारत का लौह युग, ऑप्शन बी है भारत का स्वर्ण युग, भारत का ताम्र युग, और भारत का औद्योगिक युग। तो चलिए, इसका उत्तर जो है देख लेते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का स्वर्ण युग। भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि उस समय कला, संस्कृति और जो
स्थापत्य है उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ और विकास हुआ। इस कारण से भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें देखिए साहित्य, विज्ञान, गणित, कला, स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है। साहित्य में आप देखेंगे, एक मिनट, चलिए साहित्य में देखेंगे तो आप एक कालिदास दास का नाम, इसको क्या हो गया पेन, हाँ, तो साहित्य में आप देखेंगे तो एक कालिदास का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदास हो गया, कालिदास का एक नाम है। आप इसमें देख सकते हैं विशाख दत्त हो गया, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा, तो ये सब जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। कालिदास का आप देख सकते हैं मालविकाग्निमित्रम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, तो ये सब जो है इनके महत्वपूर्ण कृति है। विज्ञान में आप देखेंगे और गणित में देखेंगे तो आर्यभट्ट हैं, बराहमिहिर हैं। कला संस्कृति में देखेंगे तो आपका आपका तरह तरह के मूर्तियाँ बनी, स्थापत्य में आप देखेंगे तो मंदिर बनी। इसी काल में आप अजंता की गुफा को देख सकते हैं, अजंता की गुफा इसी काल में बने हैं। अधिकांश भाग जो है अजंता की गुफाएं का इसी काल में बना हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बाबर, दूसरा हो जाएगा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा औरंगजेब। तो आप बाबर को देखेंगे तो बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से 1530, तो इस बाबर का भी जो है समय ज़्यादा नहीं मिला। हुमायूं भी आप देखेंगे तो 1530 से 40 और फिर 1555-56 में मृत्यु हो गई। मतलब ये भगोड़ा की जिंदगी जीता रहा, इससे कुछ विकास संभव नहीं हो पाया। अकबर जो है, अकबर ने दिल लाही की स्थापना की, क्योंकि अकबर के बाद मुगल जो है शासन में स्थायित्व आ गया, तो अकबर ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। तो दिल लाही क्या है? दिल लाही बेसिकली एक जैसे आप अभी अशोक का धम्म नीति देखे थे, वैसा ही अकबर का ये नीति है। इसमें भी सर्वधर्म समभाव का ही भाव है। जैसे देखिए अकबर ने 1582 के अवसर पर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नैतिक आध्यात्मिक समूह, मतलब कि एक नैतिक नियम कानून का एक समूह बनाया था, समिति बनाया था। इसका जो स्थापत्य का जो नमूना है आप फतेहपुर सीकरी में जो आगरा के पास है वहाँ देख सकते हैं। तो वहीं पे दो गो एक दीवाने आम एक दीवाने खास, दीवाने खास। तो दीवाने आम जो है जहाँ पे अकबर है अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनता था, मतलब एक तरीके से वहाँ पर अकबर का दरबार लगता था। दीवाने खास जो था ये बुद्धिजीवियों, विभिन्न धर्म के लोगों और
उसके नवरत्नों का जो है एक बैठक होता था। इसी में दीनदयाल का बैठक होता था, दीवान खास में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में किसने लागू किया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लाया था। ये जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लाया था, बंगाल, बिहार, यूपी का कुछ क्षेत्र ये है। तो 1790 में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, लेकिन जो वो सिर्फ 10 वर्षों के लिए लाया गया था। जो 1790 वाला जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 10 वर्षों के लिए लाया गया था। फिर 1793 में इसको असीमित काल के लिए लागू कर दिया गया। इसमें जो है 1/11 भाग जमींदारों को मिलता है और 10/11 भाग जो है वो आपको ब्रिटिश को मिलता है। यह भारत के 19% क्षेत्र पे लगाया गया था, 19% क्षेत्र पर ये लगाया गया था। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसी को ही हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1887, 1890 और 1905। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1885। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। A.O. ह्यूम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अध्यक्षता जो है, पहला अध्यक्ष जो है वो आपका WC बनर्जी है, प्रथम अध्यक्ष। और A.O. ह्यूम जो है वो इसके महासचिव है। ये सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अगर और अधिवेशन की बात देखें तो 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किया। वही 1888 में आप जब देखेंगे तो जॉर्ज यूल ने किया था। ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1930, फिर 1935 है, 1942 है, 1946 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942। देख लीजिए इसका उत्तर। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें
प्रसिद्ध आह्वान, करो या मरो, किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, गांधी जी ने। ये अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव। ये 8 अगस्त को पारित हुआ, 8 अगस्त को पारित, और 9 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ। इसी समय यहीं पे अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराकर आंदोलन का शुरुआत किया। आंदोलन की शुरुआत की। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ऑप्शन में है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। इसमें और ऑप्शन देखें तो 15 अगस्त को तो सभी जानते हैं और आ भी रहा है, स्वतंत्रता दिवस, देश आज़ाद हुआ। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो इस समय आपका संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। इसी को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। चलिए इस पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो जानते हैं कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भूगोल का क्वेश्चन है। अब भूगोल का क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन है 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य। तो इसका उत्तर जो है आपका 8 राज्य से गुजरता है। तो कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा इसको आप पृथ्वी पे ऐसे देख सकते हैं, ये पृथ्वी है। इसमें आपको बीच से इक्वेटर गुजरता है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं और इस पे 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा हो गया। और दक्षिण में जो है साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो यही मकर रेखा जो है यहाँ भारत में यहाँ होकर गुजरती है। यहाँ आप देखेंगे तो भारत से गुजरती है। तो भारत में कितने राज्य से गुजरती है? तो वो 8 राज्य आप देख लिए। उत्तर कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से।
अगर इसको याद रखना हो, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसको याद रखना होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, राम मित्र छगु झाप, या इसको राम मित्र पे गमछा झार, ऐसे भी कुछ है। तो यहाँ राज से राजस्थान हो गया, राजस्थान। माँ से मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। मी से मिजोरम हो गया, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा हो गया, छा से छत्तीसगढ़ हो गया, गु से गुजरात हो गया, झा से झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, और पा से पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 8 राज्यों के, इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी जानते हैं, ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसमें आप जान रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसको देखिए आप कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी शामिल है। अब इसको देखिए, गंगा की जो कुल लंबाई है आपको 2525 किलोमीटर हो गया, इसकी कुल लंबाई। और ये जो है आपको गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर भी इसको कहिए, या फिर गंगोत्री, गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। क्या निकलती है? गंगा निकलती है? नहीं, गंगा नहीं, भागीरथी नदी निकलती है। और फिर एक नदी आती है अलकनंदा, अलकनंदा। ये दोनों मिल करके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोनों जलधाराओं का मिलन होता है, और फिर दोनों मिल करके गंगा कहलाती है। और यह गंगा हरिद्वार में पहली बार पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो ये हो गया गंगा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी के लिए ऑप्शन हो गया चाय, जूट, कपास और गेहूँ। तो चाय आप देखेंगे तो चाय जो है पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसका उत्तर कपास हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन, तो चाय जो हो गया पहाड़ी क्षेत्र में हो गया, जूट जो है आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हो जाएगा। भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश और असम के क्षेत्र में होता है। गेहूं जो है आप जान ही रहे हैं मैदानी क्षेत्र में होता है, मैदानी क्षेत्र में। और कपास जो है काली मिट्टी में होता है। अब ये काली मिट्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। काली मिट्टी जो है नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी बनता कैसे है वो देख लीजिए। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान से बनता है, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, वेदरिंग से, अपक्षय से बनता है। तो ये चट्टान कहाँ मिलते हैं? तो ये दक्कन के पठार में,
दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार कहाँ है? तो आपको प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी पाया जाता है। आप इसको भारत के मैप पे भी देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका दक्कन का पठार है। तो यहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है और कपास भी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग है आपको गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। नर्मदा ताप्ती नदियाँ मुख्यतः किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? तो ऑप्शन है हिमानी घाटी, ऑप्शन बी रिफ्ट घाटी, ऑप्शन सी कास्ट घाटी और ऑप्शन डी यू घाटी। यू घाटी हो गया, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्ट घाटी। हिमानी घाटी जो है बर्फीले ग्लेशियर में पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, या आप जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे आप देखेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। कास्ट घाटी जो है वो जहाँ चूना पत्थर जमीन के अंदर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे कास्ट घाटी होता है। यू प्रकार की घाटी भी आपको हिमानी क्षेत्र में ही मिलती है, ग्लेशियर क्षेत्र में मिलती है। रिफ्ट घाटी इसका उत्तर हो गया। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है। ये भी आप ध्यान रखें कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। रिफ्ट घाटी क्या होता है? रिफ्ट घाटी बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे धरती ऐसा धस जाता है तो ये रिफ्ट बन गया, और ये जो ऊपर का जो उठा हुआ क्षेत्र रह गया यही आगे चल के पहाड़ बनता है, पठार बनते हैं। इसीलिए इसको रिफ्टिंग के द्वारा बना हुआ पर्वत बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, सतपुड़ा हो गया, आपका विंध्यन पर्वत हो गया, ये सब आपको रिफ्ट घाटी के पहाड़ हैं। रिफ्टिंग के प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ ये सब पर्वत है। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कोरियोलिस बल का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का परिक्रमण हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, सूर्य का घूर्णन हो गया और चंद्रमा का परिक्रमण हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। कोरियोलिस बल क्या है? तो कोरियोलिस बल एक जो है काल्पनिक बल है एक तरीके का। कोरियोलिस बल क्या है? काल्पनिक बल है। ये आपको पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो भूमध्य रेखा के आसपास ये सर्वाधिक होता है। इसको याद रखें, भूमध्य रेखा के पास अधिक और ध्रुवों के पास कम होती है। ये जो है उत्तरी ध्रुव में आप देखेंगे, मतलब ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, इसके ऊपर का क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव और नीचे का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये गोला हो गया और ये आधा गोला हुआ, इसलिए गोलार्ध बोला जाता है। तो इसको देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। इसी के कारण भारत में मानसून आते हैं। ये जो आप ज्योग्राफी में आप डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों की संयुक्त प्रणाली से बना है? तो पहला है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना,
दूसरा है नर्मदा ताप्ती, तीसरा है गोदावरी गंगा, और चौथा है महानदी और ब्राह्मणी। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो इसमें जानने वाली बात ये है कि जो डेल्टा जो है, पहले तो जान लीजिए सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जब नदियाँ अपने साथ गाद लेकर जब आती है और जहाँ समुद्र में मुहाने पर ये डिपॉजिट कर देती है, तो ऐसा कीचड़नुमा क्षेत्र बन जाता है। इसी को डेल्टा कहा जाता है। यहीं पे एक घना जंगल बना हुआ है जिसको सुंदरबन कहा जाता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के तंत्र से बना हुआ है। मेघना नदी क्या है? मेघना कुछ नहीं, आप गंगा ब्रह्मपुत्र ही आगे चल के बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। इसको आप इसे देख सकते हैं मैप पे। ये आपका बांग्लादेश हो गया। यहाँ से आप गंगा नदी आ गई और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आ गई, और ये मिल करके यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, अनायमुड़ी और गुरु शिखर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है। भारत का अगर ऑप्शन में आपको K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन दिखे तो वो उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत के जो POK वाला क्षेत्र है इसमें ये आता है, लद्दाख में है POK क्षेत्र वाला में। तो POK तो हमारा ही है ना, तो ये जो आपका गॉडविन ऑस्टिन हो गया हमारे क्षेत्र में हो गया। लेकिन अभी कंचनजंगा जो है स्वतंत्र रूप से भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी है। ये इसकी लंबाई 50 से 86 मीटर है। ये भारत नेपाल सीमा में स्थित है। और कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम में ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक मौसिनराम किस राज्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। देखिए पहले चेरापूंजी हुआ करता था सर्वाधिक वर्षा वाला, लेकिन अब जो है मासीनराम हो गया। चेरापूंजी भी मेघालय में ही था और मासीनराम भी आपका मेघालय में ही है। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहीं होता है। क्यों होता है इसको आप समझिए। यहाँ पे 3 गो पहाड़ियाँ है, गारो, खासी और जयंतिया, 3 गो। तो यहाँ पे आप एक कीपाकार ऐसा एरिया बनता है। तो यहाँ पे थनल इफेक्ट के कारण, कीपाकार प्रभाव के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। तो यहाँ पे किसके कारण? 3 पहाड़ियों का नाम भी आपको याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियाँ भी है, इन नामों से यहाँ पे जनजातियाँ भी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये पहाड़ियों में और जनजातियों में ये सभी है। चलिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के किस तट से टकराती है? तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर की शाखा समानता सबसे पहले केरल तट पे पहुंचती है, जिससे भारत में मानसून की आगमन की शुरुआत होती है। आप यहाँ पे देखेंगे यदि मैप में, तो भारत जो है ऐसे है। भारत यहाँ पे आपका जो ये अरब सागर वाला क्षेत्र हो गया, ये अरब सागर वाला क्षेत्र हो गया। अरब सागर कुछ नहीं है, हिंद महासागर का ही भाग है। और यह इधर जो हो गया आपका बंगाल की
खाड़ी हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। तो जब जो वर्षा होती है, वर्षा जो होती है, ये क्या पूछ रहा था कि अरब सागर की शाखा से, तो अरब सागर इधर है, तो इधर से जब वर्षा आती है तो पहले यहाँ पे केरल तट पे टकराती है, फिर ऐसे टकराते हुए फिर ऐसे अंदर की तरफ जाती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। कहाँ होती है? तो ये आपका बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। चलिए, जैसे प्रश्न आएंगे और बताते जाएंगे, तो आगे बने रहिए लास्ट तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत का भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार और मेघालय का पठार। तो शुरू में ही इसको बताया गया था दक्कन के पठार के बारे में, तो इसका उत्तर दक्कन का पठार हो जाएगा सबसे बड़ा। देखिए भारत जो है यहाँ पे आपका मालवा का पठार आ जाता है, और ये आपका दक्कन का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, और कौन सा पठार था ऑप्शन में है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार आपका यहाँ पे आता है, जिसमें अभी आपको गारो खासी जयंतिया बताया गया था उसी क्षेत्र पे। तो ये आपका दक्कन का पठार हो गया, ये दक्कन का पठार हो गया, ये आपका मालवा पठार हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, ये आपका छोटा नागपुर पठार, जिस पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब, छोटा नागपुर, ये सब बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये पॉलिटी का प्रश्न आ गया। तो प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आप देखेंगे तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये। समानता का अधिकार आपको देखेंगे तो ये आपको अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपको ये मिलेगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में मिलता है, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में मिलता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार रहता है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी जा सकता है। उच्च न्यायालय, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसको कहा जाएगा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। इसमें 5 तरह का होता है। पहला होता है, इसमें देखेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है आपका उत्प्रेषण, और पांचवा होता है आपका अधिकार परीक्षण। तो इसको आप याद रख सकते हैं, 5 तरह के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। धन विधेयक यानी कि मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन में और राष्ट्रपति भवन में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में।
तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार केवल है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के पास है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है जो आपका विघटन इसका नहीं होता है। तो और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का, लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब कि 1/3 जो है आपका 2-2 वर्ष के लिए रहेंगे, 2-2 वर्ष में निकल जाएंगे, 2 वर्ष के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन है 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 73वां। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी है 42वां। इसका देख लीजिए व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसको जो है अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया और इसको भाग जो है भाग 4 के ए में है। ठीक है। इसको जो एक समिति पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया है, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इनके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। तो और कौन सा संशोधन था संविधान का? तो 42वां था। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो ऑप्शन में हो गया 42वां, 61वां, 73वां और 74वां। तो यहाँ उत्तर इसका हो जाएगा 73वां। 73वां में आपको पंचायती राज को मिला है और 74वां भी ध्यान रखिएगा, 74वां भी साथ में हुआ है। इसको मिला है शहरी निकाय को, जिसमें नगर पालिका ये सब आता। चलिए इसका देख लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन 92 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे भाग 9 में जोड़ा गया। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो पंचायती 3 स्तर पे इसको किया गया है। आप देखेंगे पहला तो जिला स्तर पे जिला परिषद, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। चलिए अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पे लगाया जाता है? तो ऑप्शन है भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन, चुनाव हारना, आयु 60 वर्ष होना। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन। महाभियोग लगाने के लिए संविधान का उल्लंघन होना है। अनुच्छेद 61 में इसकी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन अगर करता है तो महाभियोग चलाया जाएगा। यह संसद के दोनों सदनों से संबंधित होगा। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। तो इसका उत्तर जो है अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 में आप देखेंगे तो
यहाँ पे आप अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 280 में क्या है, तो वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 में क्या है, तो इसमें चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन। ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवी अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिकाएं, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, और तीसरा है भाषाएं, और चौथा है दल बदल से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन से। तो ये हो गया। एक अनुसूची 6 आता है, अनुसूची 6। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप इसमें सिर्फ 4 राज्य का आता है, 4 राज्यों का इसमें प्रशासन से संबंधित है। और 4 राज्य कौन है? असम है, और उसके बाद मणिपुर है, नहीं सॉरी मणिपुर नहीं है, इसमें गलत हो रहा है। असम हो गया, मेघालय हो गया, उसके बाद असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और एक हो जाएगा मिजोरम। इसको एम अरुणाचल प्रदेश नहीं है इसमें, सॉरी, ये त्रिपुरा हो जाएगा। तो इसको AMTM से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 29। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352, 356, 360, 365। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 352। ये राष्ट्रीय आपात का बात कर रहा है। अगर राज्यों में आपात देखें, राज्यों में विफलता, राज्यों में जो सरकार के है, सरकार की विफलता से राज्य में 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 356 होता है। 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से। चलिए ये जो है 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए 280, 324, 148 और 368। तो अभी आप देखे थे कि 280 जो था वित्त आयोग के गठन का बात कर रहा था। इसको बताए थे कि ये चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का है। अनुच्छेद 148 कैग के लिए था, और 368 जो है संविधान में संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है देखिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 31। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से। तो ऑप्शन में है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो हो गया ऑप्शन बी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन ए हो गया, ये हो गया विटामिन डी, और ये हो गया विटामिन ई। चलिए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, और कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी राइबोज नाइट्रोजन एसिड, और डबल न्यूक्लिक एसिड। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म जो हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आनुवांशिक सूचना यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, इसी में होता है, और जो डीएनए के माध्यम से अगली पीढ़ी को सूचना जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसमें मुख्यतः बोल रहा है, मुख्यतः हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है आपका सभी भाग लेता है, लेकिन मुख्यतः जो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। इसका जो है प्रकाश ऊर्जा की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। इसका जो आप देखेंगे रासायनिक प्रक्रिया, तो इसमें CO2 6CO2 प्लस 6H2O, और ये मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6, और प्लस क्या देता है हमको, ढेर सारा ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया, यही ग्लूकोज है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। इंसुलिन हार्मोन किस अंग या ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया यकृत, अग्नाशय, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। तो अग्नाशय में दो तरह के कोशिकाएं होती हैं। इंसुलिन जो है लैंगरहेंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे दो तरह का होता है, एक अल्फा सेल होता है, और ये आपका बीटा सेल होता है। तो बीटा सेल से ही आपका इंसुलिन निकलता है, जो आपको डायबिटीज़ के मरीज, अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज़ का मरीज हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। शुद्ध जल का pH मान लगभग कितना होता है, तो ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। यहाँ देखिए आप 7, यहाँ 0, और यहाँ आपका 13, 14 के आसपास जाता है, 14। तो ये आपको हो गया उदासीन, ये हो गया क्षारीय, और ये हो गया अम्लीय। जितना इधर आएंगे उतना अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और जितना इधर जाएंगे उतनी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। सबसे अधिक अम्लीय क्या होता है, तो HCl होता है, याद रखिएगा, HCl सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। चलिए, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो ऑप्शन है प्रकाश की कमी के कारण, माध्यम के अभाव के कारण, तापमान कम होने के कारण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माध्यम में के अभाव होने के कारण। इसका व्याख्या ये है कि ध्वनि जो है क्या है, यांत्रिक तरंग है, यानी कि मैकेनिकल वेव है। इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। निर्वात जो होता है जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि भी उसमें नहीं चलती है। चलिए, प्रश्न संख्या 37। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ये है जड़त्व के नियम,
ये F बराबर m में क्रिया प्रतिक्रिया और गुरुत्वाकर्षण। तो तीसरा नियम जो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया से, जड़त्व जो है आपका प्रथम नियम से है, और F बराबर m यानी कि बल की परिभाषा है, ये आपका दूसरा नियम द्वितीय नियम से। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है आपका तीसरा नियम हो गया। चलिए, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ पे बल लगाता है तो उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है। जैसे आप नाव से अगर कूदते हैं तो नाव थोड़ा पीछे खसक जाता है। उसी तरीके से आप अगर बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से पीछे की ओर एक धक्का लगता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 38। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन की अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट का बड़ा भाग अवशोषित कर लेता है। बड़ा भाग अवशोषित कर लेता है मतलब अल्ट्रावायलेट जो है 3 तरह का है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो ये जो है पूरा आ जाता है 100%। और 100% मतलब आ कहाँ जाता है? पृथ्वी पे आ जाता है। इसका 5% पृथ्वी पे आता है। और इसका 100% जो है ये जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल इसको अवशोषित कर लेता है, मतलब पृथ्वी पे नहीं आने देता है, क्योंकि यह जो है बहुत ही खतरनाक है। अगर पृथ्वी पे आ जाता है तो लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, जल सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। तो ये नहीं आते हैं। अल्ट्रावायलेट सी जो सबसे ख़तरनाक है वो नहीं आते हैं, क्योंकि उसको ओजोन मंडल जो है उसको अवशोषित कर लेता है। ओजोन मंडल अवशोषित, इसीलिए ये नहीं आ पाते। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह समानता सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन है AB प्लस, A+, O निगेटिव और B निगेटिव। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी, O निगेटिव। AB पॉजिटिव क्या है? तो ये सर्वाधिक ग्रहण करता है, सार्वभौमिक ग्रहण करता यानी कि रेसिपिएंट है, ये सबको रिसीव कर लेता। ओ निगेटिव जो है RBC कोशिकाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में समानता सार्वभौमिक दाता माना जाता है। हालांकि वास्तविक रक्तदान में उचित संगतता परीक्षण आवश्यक है, यानी कि टेस्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो ओ निगेटिव क्यों मतलब सार्वभौमिक दाता माना गया है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता, इसीलिए इस पर कोई भी ब्लड को चढ़ा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 40। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का, ये एम्पियर हो जाएगा। इसको ए से दिखाते हैं। वाट किसका है? वाट शक्ति का है, यानी कि पावर का। वोल्ट किसका है? तो वोल्ट जो है आपका विभवांतर का है। ओम जो है आपका प्रतिरोध का है।
प्रतिरोध का, ये ऐसा होता है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ देख लीजिए, विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर हो गया, वोल्ट विभवांतर का हो गया, ओम प्रतिरोध, और वाट शक्ति का हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 41, जीडीपी। अब देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया। तो जीडीपी का अर्थ क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास योजना, सकल घरेलू मूल्य और कुल राष्ट्रीय ऋण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो ये हो गया जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या लिखे थे, सॉरी यहाँ डेवलपमेंट लिख दिया, डोमेस्टिक हो जाएगा। चलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। इसको देखिए, जैसे ये एक देश है, इसका सीमा के अंदर यानी भारत ही मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे जो भी रह रहा है, मतलब कोई भारतीय भी है या प्लस कोई विदेशी भी है, यहाँ रह करके कमा रहा है, तो दोनों का जो कमाई होगा वो आपका जीडीपी हो जाएगा। इसमें कोई मान के चलिए विदेशी जो है बाहर, ये भारतीय बाहर में भी रह रहा है, विदेश में भी, लेकिन तो भी कुछ कमा रहा है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ भारत के अंदर में जो है वो काउंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 42 नंबर, रेपो रेट क्या है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, आयकर की दर है, निर्यात शुल्क है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। ठीक है, यह जो क्या है, प्रतिभूतियों के बदले देता है, माने कि आपका प्रतिभूति जो हो गया, बॉन्ड हो गया और शेयर हो गया, तो इसके बदले आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक माने बहुत कम समय के लिए ऋण देता है। ऑप्शन नंबर 43, भारत में खुदरा महंगाई को मापने के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो गया सीपीआई, ऑप्शन हो गया आईआईपी, ऑप्शन सी हो गया डब्ल्यूपीआई केवल, और चौथा है एचडीआई। तो सीपीआई हो गया आपका उत्तर, इसका कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा इसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगर थोक मूल्य मापना है तो आपको डब्ल्यूपीआई हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा मूल्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, परिवर्तन को, मूल्य को मापता है। चलिए ऑप्शन नंबर 44, राजकोषीय घाटा किसका अंतर दर्शाता है, तो ऑप्शन है कुल व्यय और कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, और कर और गैर कर आय का अंतर, बैंक जमा और ऋण का अंतर। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर। ये जो है निर्यात आयात का है, इसको व्यापार घाटा बोला जाता है, व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां और उधार को छोड़कर, क्योंकि उधार जो है वो बाद में वापस मिल जाता है, इसलिए उधार को आपको घाटा में नहीं गिना जाता। चलिए प्रश्न 45, जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर है,
तो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर है, केवल आयकर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेज है। ये जो जीएसटी है, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका ये लागू जो हुआ आपका जुलाई 2017 में लागू हुआ। ये पारित कब हुआ? तो पारित 2016 में हुआ था, 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देख लीजिए। भारत की जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है? देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 5 करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 2027, 1 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027 और 15 अगस्त 2027। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च 2027। तो जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को की गई है। पहली बार इसको डिजिटल यानी कि सेल्फ इनुमरेशन का विकल्प दिया जा रहा है। इसके लिए देखिए प्रगति और विकास, ये 2 शुभंकर को चुना गया है। ये क्या है? तो शुभंकर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। 56वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत के कितने विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। तो प्रश्न 47 का उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ जुलाई 2026 में हुआ था, कहाँ? कोलंबिया के बुकारामांगा में हुआ था। यह 56वां संस्करण था इसका। भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्यूज 2026 किस पहल के तहत माई भारत ने शुरू किया है? माई भारत ने शुरू किया है क्या कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्विज 2026। तो ऑप्शन है फिट इंडिया, हर घर तिरंगा कैंपेन, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर घर तिरंगा अभियान। ये जो माई भारत जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत और 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की 2026 शुरू किया था। यह 15 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला, डॉक्टर किरण कुमार, डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर बी नारायण। तो 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला, ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर श्रीनिवास तुम्माला जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किए गए हैं और ये इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम के सेक्रेटेरिएट में भी रहे हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है ये। चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग सीमा अगस्त 2026 में किस उद्देश्य से लागू की गई है? तो चीनी व्यापारियों का मतलब ये नहीं समझिए कि चाइनीज ट्रेडर्स, ये चीनी यानी कि शुगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्टॉक होल्डिंग सीमा अगस्त 2026 में लगाया गया है। किस लिए लगाया है? तो ऑप्शन देखिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, जमाखोरी रोकने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए, चीनी उत्पाद बंद करने के लिए और जीएसटी समाप्त करने के लिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमाखोरी रोकने में और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए।
तो सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों पर स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू की है ताकि जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सके, घरेलू आपूर्ति व कीमतों में स्थिरता बनी रहे। देखिए, कालाबाजारी नहीं होगा तो चीनी के कीमत में वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसीलिए सरकार ने इसको जमाखोरी रोकने के लिए इसमें ये नियम लाया है। तो ये आज के 50 प्रश्न हो गए। इसी तरह के सीरीज आते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े और बताइए कि हमारा प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा रहा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।